हेलो गाइज, कैसे आप लोग। मैं रजनीश गुरु एक बार पुनः आप लोगों का एक्सेलेंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे पास यूडीसी का पहला सेट आया है जिसके सभी क्वेश्चन को हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो कह रहा है यदि वर्णमाला के पहले आधे भाग को पलट दिया जाए, तो पहले आधे भाग को पलटने का अर्थ है, मान लीजिए वर्णमाला में 26 नंबर है और उसका जो 13वां नंबर है वो एम है। एम से पहले पलट दिया गया सबको। अब क्या किया गया, एम एल के इस तरह लिख दिया गया ए तक, और उधर आपको एन से उधर सेम रखा गया। तो आपसे पूछ रहा है जो बाएं अक्षर के नमा, तो जब आप एम से पलट दीजिएगा इधर और उधर एन से उधर सेम रखिएगा और इधर एम से पलट दीजिएगा तो आपको नमा अक्षर ई मिल जाएगा, क्योंकि आप वैसे भी जानते हैं 9 5 14 पलट दिए हैं और आपको उधर से 10वां अक्षर क्यू मिल जाएगा। उसके बीच में आपको मिल जाएगा DCBANOQ। ये शॉर्ट वीडियो हम बना रहे हैं, इसका लॉन्ग बनाने के लिए हमको ज़्यादा समय चाहिए और उतना समय अभी है नहीं, तो इसका राइट आंसर यहाँ से बी नंबर यानी कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर, यदि ए और बी को आपस में पलट दिया जाए, बी और ए, सी और डी को डी और सी, ई और एफ को एफ और ई, जी और एच को एच और जी, इसी तरह पलट दिया जाए तो एम और एन को एन और एम लिखिएगा, तो आपके दाएं एम की स्थिति क्या हो जाएगी, पलट गया, पहले 13 था अब क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर, 8 मित्र ABCDEFGH केंद्र की ओर एक गोलाकार व्यवस्था में बैठे हैं। ए सी का पड़ोसी है, डी जी का पड़ोसी, एच ई का पड़ोसी, एफ बी का एक दूसरे से सटे हुए हैं, ए भी एच के निकट ही बैठा है। तब आपसे और इसमें है जो बी एच के दाएं से दूसरा है, ई सी के दाएं से तीसरा है, जी ई के सामने बैठा है। और क्वेश्चन पूछा जो जी के ठीक सामने कौन बैठा है, और को प्रश्न में ही दे दिया है जी ई के सामने बैठा है, तो इसको बनाने की भी उतनी आवश्यकता है नहीं, और बनाइएगा भी तो आपको राइट आंसर ई ही मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए YDJ, तो Y से D का डिफरेंस 5 होता है, D से J का डिफरेंस 6 होता है, तो डेफिनेटली उससे पहले ये 4 का डिफरेंस लिया होगा, और Y से 4 पहले मतलब U, और U एक ही ऑप्शन आपका बी नंबर है। अगला देखिए डैश BC डैश Q डैश AB डैश P डैश R। अगर हम ABC PQR लेते हैं तो मेरा समूह आपको परफेक्ट मिल जाता है, तो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा APRCQ यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है A B और C बुद्धिमान है, ADE आपको लेबोरियस है, DCE ऑनेस्ट है, ABE महत्वाकांक्षी है, तो इनमें से कौन ईमानदार नहीं है। देखिए ईमानदार वाला कंडीशन में आप चले जाइए तो DCE आपका ईमानदार है। जिस ऑप्शन में यह सब मैच करता है उसको हटा के, जिसमें मैच नहीं करता उसको आंसर कर लीजिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में सी आ गया तो हट गया, ऑप्शन नंबर सी में डी आ गया यह भी हट गया, ऑप्शन नंबर डी में सी आ गया यह भी हट गया। ए में ए और बी है, ए और बी आपका ईमानदार नहीं है। तो ये पहले 6 क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 8 9 10 की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका है जो इसको शब्दकोश में सजाना है, तो आप देखिए UN सब में कॉमन है। उसके बाद आपका K और L है, तो K पहले आता है। K आपको 3 ऑप्शन में है, 1 नंबर में, 2 नंबर में और 4 नंबर में। चलिए K के बाद 1 में देखिए N है, 2 में देखिए I है और 4 में देखिए E है। तो पहले E आएगा, तो पहला पोजीशन आपका किसका हो गया, 4 का। उसके बाद देखिए अभी K ही में देख लेना है हमको, पहले 4 2 1 में ही। अब देखिए 2 में I है और 1 में K के बाद N है, तो पहले I आता है, तो 4 2 1 हो गया। अब आते हैं 3 और 5 में, देखिए 3 में UNL है और UNL के बाद A है, 5 में देखिए M है और 3 में देखिए W है, तो पहले M आता है, तो 421 53 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो 15 लोगों के समूह में 7 ने फ्रेंच पढ़ी 8 ने अंग्रेजी पढ़ी, जबकि 3 इन दोनों में से कोई भी पेपर नहीं पढ़ा। अब देखिए 15 लोगों का परिवार है,
जिसमें 7 लोग फ्रेंच पढ़ा, 8 आपको अंग्रेजी पढ़ा, तो 15 पेपर पढ़ा, जिसमें 3 दोनों में से कोई नहीं पढ़ा, तो 3 घट गया तो 12 पे आ गए। तो टोटल आपके पास 15 था, 12 पे पहुँचे, तो कितने लोग दोनों पेपर पढ़ लिया? तो 3 लोग आपको दोनों पेपर पढ़ लिया। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 में आपको कह रहा है जो किरण, गीता, हनी, रमेश, जगन नामक 5 दोस्त बहुत अच्छी विशेषताएं हैं और विभिन्न पुरस्कारों के लिए विचार किया जा रहा है। गीता, किरण और हनी ईमानदार है, तो गीता, किरण, हनी आपका ईमानदार है। किरण, रमेश, जगन आपका बहादुर है। रमेश, हरी, जगन आपका सत्यवादी है। किरण, गीता और जगन आपका विनम्रवादी है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन ना तो बहादुर है और ना ही आपको विनम्र है? तो बहादुर में देखिए किरण, रमेश, जगन है, और विनम्र में आपको किरण, गीता और जगन है। तो हनी हम कहीं भी नहीं बोले, तो यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा हनी। 10 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ना तो सच्चा है और ना ही बहादुर है लेकिन विनम्र है? देखिए सच्चा और बहादुर वाले नहीं है, तो सच्चा आपका कौन कौन था इसमें? रमेश, हनी, जगन। बहादुर था किरण, रमेश, जगन। तो मैंने यहाँ पे आपको देखिए और विनम्र भी पूछ लिया, जो विनम्र है, तो विनम्र में आपका किरण, गीता, जगन है, लेकिन किरण और जगन दो जो है आपको बहादुर नहीं में था और आपको ट्रूथफुलनेस में था, तो आपका राइट आंसर यहाँ से गीता हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए ABCDEFG, तो डेफिनेटली H होगा। फिर कह रहा है ZYXWVUT और उससे पहले S हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए S का पोजीशन 19, X का 24, तो Q का आप जानते हैं जो Q का पोजीशन 17 होता है, तो ऑप्शन नंबर B यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब देखिए 13 में B का पोजीशन आप जानते हैं 2 होता है, C का पोजीशन 3 होता है, 2 3 5। T का 20 होता है, R का 18 होता है, 38। L 12, G 7 19, X 24 and 14, 24 + 14 38। अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 से 16 की ओर चलते हैं। उससे पहले जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो आगे आपको बता दे रहा हूँ, जो आगे जो मेरा रेलवे ग्रुप डी आ रहा है, तो रेलवे ग्रुप डी में खास करके रीजनिंग के जो भी प्रीवियस क्वेश्चन और साइंस के जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं अब आप लोगों के बीच बहुत जल्द रीजनिंग और साइंस के टोटल प्रीवियस क्वेश्चन का हर एक दिन का एक रीजनिंग का सेट और एक साइंस के टोटल क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इन फ्यूचर आप लोगों को ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको कथन में सब कुछ सही मान लेना है, फिर 2 निष्कर्ष पर एक साथ विचार करें और निर्णय लें कि कौन सा तार्किक रूप से कथन दी गई जानकारी के अनुरूप सही है। A केवल 1 सही है, B केवल 2 सही है, C दोनों सही है, D कोई सही नहीं है। चलिए कह रहा ग्वाइटर में शरीर में आयोडीन की मात्रा अपर्याप्तता होती है, बिल्कुल सही बात है। ग्वाइटर में तभी होता है जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। तो अब आते हैं इसके निष्कर्ष पे। कह रहा ग्वाइटर को नियंत्रित करने के लिए आयोडीन के पर्याप्त उपभोग की आवश्यकता, बिल्कुल सही बात है। आयोडीन को अगर हमको कंट्रोल में रखना ग्वाइटर को कंट्रोल में रखना है तो आयोडीन को सही अमाउंट में लेना पड़ेगा। एक एकदम सही है। 2 पे आते हैं। उपयोग से पहले नमक की प्रकार की जाँच की जानी चाहिए, यह भी सही बात है, क्योंकि नमक की जाँच करेंगे तभी ना पता चलेगा जो उसमें आयोडीन है कि नहीं है। तो यहाँ पे निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण कर गए, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कह रहा है जो भारत के शीर्ष 10% परिवार द्वारा सहभाजित राष्ट्रीय आय का 35% है। ठीक, भारत में जितने भी इनकम है उसका 35% इनकम सिर्फ 10% परिवार के हाथों में है।
चलिए निष्कर्ष पे आते हैं। कह रहा है जब कोई अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ती है तो आबादी के कुछ हिस्से में धन केंद्रित हो जाता है। नहीं, यह ज़रूरी नहीं है। अब मान लीजिए आबादी अगर बढ़ रही है तो ज़रूरी नहीं है जो एक ही व्यक्ति, या अगर मान लीजिए किसी गांव में 100 परिवार है और उस गांव का विकास हो रहा है तो मात्र 10 ही आदमी के हाथ में टोटल संपत्ति चला जाएगा, यह सही बात नहीं है। हाँ, लेकिन यह बात भी सही है जो कुछ हद तक उसके हाथ में पैसा जा सकता है 10 ही आदमी के बीच में। तो यहाँ पे यह कंट्राडिक्शन आ गया है, तो इसको हम गलत कह देंगे। भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित की जाती है। जी, भारत का राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय आय भारत ही नहीं वर्ल्ड के हर एक देशों में आय जो होती है उसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। किसी का आय सबसे बेहतर होता है, किसी का आय नॉर्मल होता है और किसी का आय काफ़ी ख़राब होता है। लेकिन हमें यहाँ आय से मतलब था नहीं, निष्कर्ष नंबर 2 का हमें फ़र्क था ही नहीं क्वेश्चन में, और एक यहाँ पर पूर्णतः सही नहीं है, कंट्राडिक्शन पैदा कर रहा है, तो इसलिए इसके राइट आंसर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो एक्स देश के सरकार ने हाल ही में कई रियायतों की घोषणा की और विदेशी पर्यटकों को आकर्षक पैकेज टूर की पेशकश की। अब निष्कर्ष कर रहा है अब अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक देश का दौरा करेंगे। दूसरा कर रहा है एक्स देश की सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने में गंभीर लगती है। देखिए, अब यह बात तो है जो एक्स देश ने कुछ रियायत दी है तो विदेशी पर्यटक आकर्षक पैकेज देखेगा ज़रूर। अब फ़र्क यह है जो क्या वह विदेशी पर्यटक इंडिया आएगा या किसी भी कंट्री में है आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन यह बात सही है जो एक्स देश की सरकार पर्यटकों को आकर्षित जरूर करना चाहता है। तो निष्कर्ष 2 सही है, और एक में यह नहीं कह सकते हैं जो अब डिस्काउंट मिलने के बाद, रियायत मिलने के बाद क्या वो आएगा ही। तो यहाँ से जो परफेक्ट सही है वो निष्कर्ष 2 है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है जो हाइब्रिड पौधे फंगस के प्रतिरोधी होते हैं। फंगल संक्रमण पौधे के जीवन को कम कर देता है। ठीक है, ये आपका निष्कर्ष था। अब आते हैं इसके ABCD पे। कह रहा लंबे जीवन काल के लिए हाइब्रिड पौधे उगाएं। फंगस हाइब्रिड पौधे पर हमला करता है, और ऑप्शन नंबर 2 में देखे थे जो फंगस संक्रमण पौधे के जीवन काल को कम कर मतलब हमला करता है। ठीक, हाइब्रिड पौधे में उपज अधिक होती है। सभी पौधे हाइब्रिड होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मेरा 2 यानी कि बी फंगस हाइब्रिड पौधे पर इफेक्ट करता है, यह मेरा निष्कर्ष सही किया है। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका है यह कह रहा है यहाँ पार की गई सभी एक्स ब्रांड कारें सफ़ेद है। ठीक, उनमें से कुछ रेडियल टायर है। 1986 के बाद निर्मित सभी एक्स ब्रांड कारों में रेडियल टायर है। सभी कारें एक्स ब्रांड नहीं है। ठीक, कह रहा है जो केवल सफ़ेद कारों को यहाँ पार किया जाता है, नहीं, यह बात गलत है। यहाँ पर पार्क किए गए सभी एक्स ब्रांड कारें सफ़ेद है, यह कह रहा है। और नीचे में क्या कह रहा है केवल सफ़ेद कारों को यहाँ पार किया जाता है, तो 1 नंबर आपका गलत है। दूसरा, रेडियल टायर वाली कुछ सफ़ेद एक्स ब्रांड कारें यहाँ पार की गई है। हाँ, ये बात सही है क्योंकि उनमें से कुछ रेडियल टायर है, मतलब बी आपका तत्काल, ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा वो तत्काल सही है। आते हैं सी पे। एक्स ब्रांड के अलावा अन्य कारों में रेडियल टायर नहीं हो सकते हैं, तो ये तो हम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन यह है जो एक्स ब्रांड में भी रेडियल टायर लगाए जाते हैं, अन्य में भी लगाए जाएंगे। अधिकांश एक्स ब्रांड कारें 1986 से पहले निर्मित हुई। 1986, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा, 1986 के बाद निर्मित सभी एक्स ब्रांड कारों में रेडियल टायर है, और यह कह रहा है जो कारें 1946 से पहले निर्मित हुई, तो यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से आपको 21 तक। आपका 19 से 21 तक जो क्वेश्चन है उसको गौर से देखते हैं। कह रहा है जो सौंदर्य प्रतियोगिता में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश के 4 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। सभी प्रतिभागी एक पंक्ति में बैठे हैं। इन सभी अलग अलग रंगों की साड़ी पहन रखी है, यानी नीले, काले, नारंगी और लाल।
जिसने काली साड़ी पहनी थी उसने प्रतियोगिता जीती। एक रनअप थी, वह मिस मध्य प्रदेश के पास बैठी थी। रनअप नीली साड़ी पहनी थी। मिस झारखंड चरम छोर पे नहीं थी और ना ही रनअप थी। मतलब मिस झारखंड ना तो जीती और ना ही हारी, मतलब ना ही रनअप है, यह बात है। विजेता और उपविजेता एक दूसरे के निकट नहीं बैठे हैं। मिस मध्य प्रदेश ने नारंगी साड़ी पहनी। देखिए आपके जो क्वेश्चन है उसमें है दिल्ली, झारखंड, यूपी और एमपी, और कह दिया जो मध्य प्रदेश ने नारंगी साड़ी पहनी। मध्य प्रदेश ने कौन सी साड़ी पहनी है? मध्य प्रदेश ने आपको पहनी है ऑरेंज कलर की साड़ी, ओ लिख दिया। मिस दिल्ली ने नीले रंग की साड़ी नहीं पहनी थी, मतलब दिल्ली ब्लू नहीं पहना था। काली साड़ी और नारंगी साड़ी पहनने वाले प्रतियोगिता चरम सीट पे था। मतलब अब दिल्ली चाहे तो काली पहनी है या नहीं तो नारंगी पहनी है, तभी ना वो चरम सीट पे था। चलिए अब यह कह दिया। अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत आपको पता चल जाएगा। करा जो इनमें से सभी जिसने काली साड़ी पहनी तो उसने प्रतियोगिता जीती। एक रनअप थी और वह मिस मध्य प्रदेश के पास बैठी थी। रनअप ने नीली साड़ी पहनी थी, मतलब दिल्ली नीली नहीं पहनी है। और झारखंड ना तो चरम छोर पे है और ना ही रनअप है, मतलब झारखंड कौन सा पहन लेगा आपको? रेड कलर। दिल्ली पहन लेगा आपको ब्लैक कलर और यूपी पहन लेगा आपको ब्लू कलर, ये ब्लैक BL लिख देते हैं। रनअप कौन हो गया आपको? मिस उत्तर प्रदेश। मिस दिल्ली ने कौन कलर पहनी? ब्लू नीली। और लाल कौन पहना आपको? मिस झारखंड। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका कह रहा है जो विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग में कितना अंतर है? तो विषम देखिए 5 7 3 विषम है तो 7 5 12 3 15 पॉकेट में रख लीजिए। सम 8 4 2 है तो 8 4 12 2 14, दोनों का अंतर कितना होगी आपको? यहाँ से 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा एक निश्चित कोड में 481 का अर्थ आकाश नीला है, 246 का अर्थ समुद्र गहरा है, 698 का अर्थ समुद्र नीला दिखता है। नीला का कोड क्या होगा? तो देखो नीला तुमको किस में मिला है? 698 में, मतलब समुद्र नीला दिखता है। अब आओ और 6 देखो उससे पहले 246 समुद्र गहरा में भी है तो समुद्र 6 हो गया, 6 को हटाओ। और पहला में आ जाओ आकाश नीला है, हाई का अर्थ 8 हो गया है तो 9 नीला के लिए कौन बचता है आपके पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग? सिर्फ व सिर्फ 9। कह रहा कैडेट के दो वीर बलवान कैडेट के दो समूह वीर और बलवान क्रमशः उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है। मान लीजिए जो वीर उत्तर है और बलवान दक्षिण है, कर दिए। इसको एक बार फ्रेश आइए। वीर उत्तर है और बलवान दक्षिण है, खड़ा हो गया। उन्हें उस क्रम में राइट टर्न, इसको राइट कराइए, इसको भी राइट कराइए। राइट टर्न के बाद अबाउट टर्न। अबाउट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री दाएं घूमना। 90 डिग्री या घूम गया, यह भी 90 डिग्री घूम गया। उसके बाद फिर करा राइट टर्न, इसको राइट लेके आ जाइए आगे, इसको भी राइट लेके आ जाइए आगे। उसके बाद फिर करा लेफ्ट टर्न, इसको लेफ्ट लेके चले जाइए, इसको लेफ्ट लेके चले जाइए। तो आप यहाँ पहुँच गए और यहाँ पहुँच गए जहाँ मैंने पेन मोटा किया है। ठीक, अब आप दोनों समूह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है? फिर तो उत्तर दक्षिण करके खड़ा है। राइट आंसर मेरा हो जाएगा उत्तर और दक्षिण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे। एक तस्वीर दिखाते हुए अजय नीतीश से कहता है, अजय कह रहा है नीतीश से, तस्वीर में मौजूद व्यक्ति मेरी माँ की बहन, माँ की बहन मतलब मौसी, मौसी का बेटा मतलब मौसेरा भाई है, मौसेरा भाई है। और इस बगल में क्या है? और आपका भाई है। मतलब अजय क्या कह रहा है नीतीश को, जो तस्वीर में जो भाई लड़का है वो तो मेरा मौसेरा भाई है, लेकिन वो आपका भी भाई है। तो डैट मीन्स वो भी भाई भाई हो गया। डैट मीन्स वो सब आपस में क्या हो गया? कजन हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 to 28 पे। कह रहा है जे के से 2 गुना है, के का वजन एल से 4.5 गुनी है। देखो जे के एल, एल का वजन हम
2 यूनिट मान लेते हैं, तो K का वजन L से 4.5 गुना है, तो 2 का 4.5 गुना 9 हो गया, और J K से 2 गुना है, तो J का वजन 18 हो गया। M का वजन N का आधा है। M का जो वजन है वो N का क्या है, मान लीजिए N अगर X है तो यह X/2 है, आधा है। N का वजन J से कम लेकिन L से अधिक है। चलिए, N का जो वजन है J से कम है, इससे कम है, लेकिन L से अधिक है। अब पहला, N की 2 तांबे की गेंद, N कौन से 2 तांबे की गेंद से भारी है। अब देखो, N एक L से भारी है और दूसरा M से तो 2 गुना था, तो ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे कम है, तो सबसे कम वजन किसका हो जाएगा, L का हो जाएगा, C ऑप्शन हो गया। सबसे भारी कौन है, देख लिए हम लोग, J 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, 265 295 30 जोड़ा, 295 255 60 जोड़ा, 255 285 30 जोड़ा, 385 60, तो हो गया आपको 4 5। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो गया। मिरर के माध्यम से देखी जाने पे एक घड़ी पे 3:15 दिख रहा है, तो 3:15 का अर्थ हो गया 2:45। बहुत सुंदर। तो घड़ी द्वारा दिखाया गया सही समय क्या है, तो आप जानते हैं जो मिरर के द्वारा हमेशा 12 घंटा लिया जाता है, तो 2:45 में 9:15 ऐड कर दीजिए तो 12 आवर हो जाएगा। तो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको यहाँ से क्या, D नंबर, यानी कि 9:45। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 से 33। अब देखिए, यहाँ पे इसमें कंडीशन आपका दिया हुआ है, थोड़ा सा और, हाँ, हम क्वेश्चन पे ही कंडीशन लिखते हैं। देखिए, स्टार का अर्थ है पुत्र, यानी कि ME का पुत्र हो गया, पुत्र। स्मॉलर का अर्थ है बहन, तो ये हो गया आपका सिस्टर। डॉलर का अर्थ है पिता, फादर, इसका भी अर्थ है फादर। और ग्रेटर का अर्थ हो गया बेटी, पुत्री हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे BK का मतलब BE का क्या होता है, MB का। देखिए, M का बहन हो गया आपको K, और K का पिता हो गया D, और D का पिता हो गया B, तो M डेफिनेटली पोता हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 पे आपका हो जाएगा, यहाँ से आप लोग इसी तरह बना लीजिएगा। 32 का आंसर आपका हो जाएगा, कह रहा है इसमें जो सही नहीं है, तो C आपका भतीजा नहीं होगा। 33 में आपका राइट आंसर हो जाएगा A, मतलब वहाँ पर आपका KB का चचेरा भाई, A नंबर ऑप्शन से निकल जाएगा। चलते हैं 34 से 38 तक। कह रहा, जैविक कृषि तकनीक को 13, 17, 19, 21 से 11 से लिखा गया। उर्वरक को 15, 18, 12, 17 से लिखा गया। उर्वरक के जैविक अपशिष्ट को 12, 11, 14, 16 से लिखा गया। और खेती के अपशिष्ट के निपटान को 10, 16, 13, 21 से लिखा गया। तो पहले तो यहाँ पे अब आप कोड दे दीजिए सबका। तो आप मान लीजिए जैविक कृषि को मैंने 13 दे दिया, उर्वरक को मैंने 15 दे दिया, उर्वरक के जैविक अपशिष्ट को इसी तरह सबको दे देते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, दी गई कोड भाषा में उपलब्ध के लिए कौन सा कोड है। डेट मीन्स उपलब्ध, उर्वरक के लिए उपलब्ध आ जाइए, तो उपलब्ध उर्वरक में है, तो उसमें आपका 15, 18, 12, 17। तो अब देखिए, आपका ऑप्शन नंबर A में देख रहे हैं 15, 18, या तो 15 या तो 18, तो एक का राइट आंसर हो जाएगा आपका A नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 पर, यदि दी गई भाषा में अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक को 25, 19, 16 के रूप में किया गया। अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक यानी कि खेती के अपशिष्ट निपटान को, तो खेती के उर्वरक प्रबंधन के लिए, अब देखिए खेती के उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या होगा, उर्वरक
और प्रबंधन। तो उर्वरक देखिए दो जगह आपके पास है, उर्वरक उत्पाद के रूप में और उर्वरक के जैविक अपशिष्ट के रूप में। तो 15, 18, 12, 17, 12, 11, 14, 16। तो ऑप्शन लेके आइए और आप देखिए किस में यह मैच खा रहा है। तो पहला हम देखिए 25, 12, 21, 25, 12, 11 और 25 यहाँ से। चलिए 13, 25, 24, 13 देखिए जैविक कृषि के लिए हट गया, 13 जैविक कृषि के लिए, यानी कि फिर से यहाँ से राइट ऑप्शन मेरा ए नंबर हो गया। दी गई भाषा में 21 किसके लिए क्रोडित है? तो आप देख रहे हैं लास्ट में खेती के अपशिष्ट निपटान के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो गया। दी गई भाषा में जैविक के लिए क्या कोडित है? देखिए जैविक के लिए कोडित मेरा क्या है? ऑप्शन में है मेरा 13, 17, 19 और 11। तो जैविक आपका देखिए 13, 17, 19, 11 जैविक कृषि के लिए है और जैविक अपशिष्ट के लिए यहाँ पे 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 37 का आपका राइट आंसर डी हो गया। और है गो दी गई में कुछ अपशिष्ट के लिए क्या कोडित है? तो अपशिष्ट के लिए मेरा 10, 16, 13, 21 है। तो 10, 16, 13, 21 मेरा अपशिष्ट के लिए है। तो 16 और 21 और 17 भी मेरा अपशिष्ट के लिए ही कुछ उपलब्ध, कुछ में 17 है। तो यहाँ से 16, 17 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 39 से। अब देखिए कह रहा है जो चेन देखते होंगे, सोना का चेन, चांदी का चेन एक दूसरे से लिंक होता है, उसी तरह ब्रिज मतलब पुला क्या करता है? एक भाग नदी के एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए धूमकेतु क्या है? सितारे हैं। तो उपग्रह क्या है? वे चमकते समूह है, उपग्रह नहीं चमकता है। वे प्रकाश उत्सर्जन करते हैं? नहीं, यह भी नहीं है। वे बाएं से दाएं घूमते हैं उपग्रह? वे आकाशीय पिंड है। तो ये सब आकाशीय पिंड है। तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए एफिडस बीविल्स है। तो टिड्डियाँ क्या है? ये वे पौधे के कीट है। वे लकड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं। वे परपोषी के अंदर रहते हैं। वो मवेशियों में बीमारी फैलते हैं। तो ये टिड्डियाँ जो है वो पौधे के कीट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उलाना श्रेणी हो गया मतलब, तो आपका टीबिया क्या हुआ? टीबिया एक प्रकार का हड्डी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। चलिए 43 पे कह रहा है डूर स्टेप शब्द के में यदि सभी स्वर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में इसके आगे वाले अक्षर से बदल जाए। अच्छा, स्वर को आगे से बदला जाए, जबकि सभी व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला को इसके पहले से बदल दे। तो चलिए डी को व्यंजन है पहले से बदलिए, आपका हो जाएगा यहाँ से सी। ओ को आगे से बदलिए पी पी। आर को पहले से बदलिए क्यू। एस को पहले से बदलिए आर। टी को पहले से बदलिए एस। ई को बाद से बदलिए एफ। ई और पी को पहले से बदलिए ओ। अब इसमें देखिए जो कितने स्वर है, कितने वोवेल है, एक ही तो है सिर्फ वो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है दिए गए अव्यवस्थित शब्दों के अक्षर को फिर से व्यवस्थित करके केवल एक सार्थक शब्द बनाया जाता है, उसको पता कीजिए। तो पहले में देखिए सी ऑप्शन है, सी क्वेश्चन मेरा नहीं है। दूसरे में आपको फिलेंट्रोपिस्ट, दो टी पहले में नहीं है। सी ऑप्शन नंबर सी में आ गया, क्वेश्चन में सी नहीं है। हिपोपोटामस यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा यदि शब्द कंसंट्रेशन के अंतिम 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, मतलब अंतिम 4 अक्षर उसके बाद अगले 2 विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और अगले 3 विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अंत से गिनती करने पर नई व्यवस्था में कौन सा अक्षर 8वें स्थान पर आएगा? चलिए पहले तो सबको विपरीत क्रम में लिखिए, अंत के 4 को। तो 4 में देखिए TION है, तो इसको लिखिए आप NOI और NOIT। फिर कहा उसके बाद जो अगले 2 को पलटना है, तो अगला 2 मेरा AR हो गया। तो A और इसके बीच में आ गया R। और उसके बाद कर अगला 3 को पलटना, तो AR पलट दिए तो ENT, तो TEN हो गया। अब वो कह रहा है जो बाकी को लिख दे वैसे लिख देंगे CONC लिख दिए। अब अंत से गिनती करना है और नई व्यवस्था में कौन सा 8वां पाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे मेरा आ गया कौन? आपको
वो आ गया आपको 8 पे ई टी एन, तो लिखे थे हम इसको TNE, तो 8वां पे मेरा एन आ गया, राइट आंसर हो गया। पलट के दीजिएगा आप लोग भी अपने से। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। एक लड़की अपने हाथ की उंगलियां पर निम्न तरीके से गुना करता है। उसने अंगूठे को 1, तर्जनी को 2, मध्य उंगली को 3, अंगूठी उंगली को 4 और छोटी उंगली को 5 कहकर शुरू किया। फिर उल्टी दिशा में अंगूठी उंगली को 6, मध्य उंगली को 7 और इसी प्रकार किया। तो उसने 1, 9, 9, 4 तक गिनती की। तो उसने किस उंगली पर गिनती समाप्त की? देखिए, अब अगर मध्य उंगली को उन्होंने, मैंने कि अंगूठी उंगली को 6 कहा, मध्य उंगली को 7 कहा और तर्जनी को 8 कहा, अंगूठी उंगली को उन्होंने 9 कहा, छोटी उंगली को उन्होंने 10 कहा, फिर इस तरह आ गया। तो अब उसने किस पर किया? लास्ट में 4 है और 4 आप देख रहे हैं अंगूठी उंगली है। तो राइट आंसर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। कह रहा है अगर मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुना है, यहाँ भागा का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस है, तो क्या होगा? तो माइनस का अर्थ गुना है, तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा 3 गुना 15 और ये प्लस का अर्थ आपको दिया है माइनस, माइनस हो गया। ठीक, 3 15 45 में से 19 या 26 और प्लस का अर्थ आपको कर दिया -2। देखिए ये क्वेश्चन कुछ हमको सही से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग जिसके पास है, ये तो मान लीजिए बोर्ड मास पे है तो इसको तो आसानी से कर सकते हैं। तो 47 को मैं स्किप कर दे रहे हैं, आप लोग उसको कर लीजिएगा। चलिए 47 में कह रहा 2 संख्या A और B है, जब एक को अंश और हर में दोनों जोड़ों में जोड़ा जाता है C और D में हो जाता है। देखिए C और D का पोजीशन 3 और 4 होता है, A और B में क्या होना चाहिए? 2 और 3 बचे तभी ना 3 और 4 होता। तो A और B का योग कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 फिर आपका बोर्ड मास है, उसको कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 50 आपका बोर्ड मास है, उसको कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये बोर्ड मास के क्वेश्चन है, इसको हम इसलिए स्किप कर दिए, वैसे एक बार देख सकते हैं आप। 49 को देखना है तो देखिए, माइनस का अर्थ गुना है, तो हो गया आपको 15 × 2। यहाँ पे प्लस और डिवाइड में थोड़ा हमको क्लियर नहीं चल पा रहा है। अब इसको हम अगर प्लस लेके चलते, डिवाइड लेके चलते हैं, तो कह रहा है डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो हम प्लस ले लिए, और एक इसको प्लस को डिवाइड ले लेते हैं, तो 900 डिवाइड 90 और -100। तो देखिए ये हो गया 10, 900 में 90 डिवाइड हो गया, और 15 में 30, 10 40 और -100। अगर इस तरह हो, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं चल रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड में, तो मेरा आंसर -60 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, और 50 का इसी तरह आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। लेकिन मुझे क्लियर नहीं चल रहा है सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में, इसलिए हम इसको बोर्ड मास वाले को स्किप कर दिए, लेकिन फिर भी हम आपको कर दिए हैं, आप लोग इसको देखिएगा। तो ये आपके कुछ UDC के 50 क्वेश्चन थे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आप लोग मेरे एक्सेलेंट क्लासेस पे जो नए हैं, वो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी फ़ायदा पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।